वीडियो की श्रृंखला में आज हम उपस्थित हैं सैडलर कमीशन 1917 के बारे में चर्चा के लिए, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता था। तो आइए आज के इस श्रृंखला में इस पर हम विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है और आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त होगा इस वीडियो के माध्यम से। आयोग की नियुक्ति और कार्य क्षेत्र के बारे में हम बात करते हुए देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने लंदन विश्वविद्यालय में सुधार करने के लिए 1910 में लॉर्ड हैल्डन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। इसका अनुकरण करके भारत सरकार ने भी भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का विचार किया। विचार तो हुआ, लेकिन इस तुरंत ही प्रथम महाविश्व युद्ध जो है छिड़ गया और सरकार का जो भारतीय विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए जो विचार था, यह अपना क्रियात्मक रूप नहीं ले सका। लेकिन सरकार जो थी इस बात पर उदासीन नहीं थी, शांत नहीं थी, और जैसे ही महायुद्ध समाप्त होता है, अर्थात महायुद्ध के पश्चात सरकार ने आयोग नियुक्त करने का अपने विचार को मूर्त रूप प्रदान किया और 14 सितंबर 1917 को लीड्स विद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। चूँकि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सैडलर महोदय थे, इसलिए इस आयोग को सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो आयोग के सदस्यों में कई सदस्य इसमें मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो इन सदस्यों में प्रोफेसर रेमजी म्योर, सर हार्टोग, डॉक्टर ग्रेगरी, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर रियाजुद्दीन अहमद आदि प्रमुख थे। ये जो थे इस आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य थे और भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार करने के लिए, उनके कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सैडलर आयोग के अंतर्गत। आइए हम देखते हैं कि उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और उसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त बंगाल के तत्कालीन शिक्षा संचालक थे, वो थे आशुतोष मुखर्जी। इन्हीं के प्रयत्नों से 1916 में इस विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग खोला गया था। यह उनका नवीन खोज था तथा इसकी जांच आवश्यक थी। अतः सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन करने और इसमें महत्वपूर्ण सुझाव क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण सुधार क्या हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर सुझाव देने के लिए आयोग का गठन किया था। आयोग की जांच का विषय था कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकता की जांच करना तथा उससे संबंधित समस्याओं का रचनात्मक ढंग से समाधान करने के लिए सुझाव देना। समथिंग स्पेशल, यानी जो उसमें सुधारात्मक ढांचा दिखाई दे वह कुछ रचनात्मक ढंग से हो, यही आयोग का जांच का मुख्य विषय है। तो आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने और उनसे संबंधित रचनात्मक सुझाव देने के लिए की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में
पठन पाठन की शैली क्या थी, उसकी कार्य प्रणाली की शैली क्या थी, किस प्रकार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ का पाठ्यक्रम क्या है, इत्यादि इत्यादि तमाम बातों का गहन विश्लेषण करना था। उससे संबंधित रचनात्मक सुझाव देना था। परंतु हुआ क्या कि परंतु आयोग को यह अधिकार दिया गया था कि तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए वह अन्य विश्वविद्यालयों की जांच भी कर सकता है। मान लेते हैं कि जैसे आपका रांची विश्वविद्यालय में पठन पाठन की शैली क्या है, यहाँ की कार्य प्रणाली क्या है, तो ये तो हम एक्चुअली यहाँ का कह सकते हैं कि विशिष्ट और सब विशेष विश्वविद्यालय है। इसके बाद ही जो भी बना सो बना, जैसे आपका NPU है, सिद्धू कानू, तमाम ठीक है जो भी हो। तो अगर हम विशेष कुछ चाहते हैं, कार्य प्रणालियों में सुधार, तो हम नीलांबर पीतांबर हो गया, रांची यूनिवर्सिटी, दोनों का तुलनात्मक ये मूल्यांकन किया जा सकता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि दोनों के सिस्टम में, दोनों के कार्य प्रणाली में क्या अंतर है और क्या सिमिलर है और कहाँ जो अच्छा है, तो उस अच्छे चीज़ को दूसरे जहाँ का जो कार्य प्रणाली थोड़ा सा डाउन है, वहाँ हम इम्प्लीमेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से लगभग 17 माह के परिश्रम के बाद मई 1919 में आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इन तमाम तुलनात्मक अध्ययन, जांच परख के बाद तो आयोग से कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में ही सुझाव देने के लिए कहा गया था, लेकिन आयोग ने क्या किया कि देश के सभी विश्वविद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन कर लिया। आयोग को सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन के लिए छूट दिया गया था, अधिकार दिया गया था, परंतु आयोग ने क्या किया कि भारत देश में और भी जितने विश्वविद्यालय थे सबका अध्ययन कर लिया। उसके बाद और सब विश्वविद्यालय के विषय में जो अपना सुझाव है वो दे दिया। लेकिन आयोग ने जो सुझाव दिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे, वे अत्यंत उपयोगी भी थे। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसके कारण क्या होता है कि भारतीय शिक्षा में इस आयोग को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। क्योंकि हम प्रारंभ में देखते हैं तो वुड डिस्पैच के बारे में बात करें और जिस वुड डिस्पैच को शिक्षा का महाधिकार पत्र का दर्जा दिया गया है या उपाधि दिया गया है जो कह सकते हैं हम, तो वो एक भारत में व्यवस्थित शिक्षा का ढांचा प्रस्तुत करता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका हंटर कमीशन, जो प्राथमिक शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से बल देता है। उसके बाद है आपका कर्जन की शिक्षा नीति, तो कर्जन महोदय ने उच्च शिक्षाओं पर भरपूर बल दिया है। और देखिए ये अंग्रेज माइकल सैडलर महोदय जो है, इन्होंने सभी पक्षों का ये सुझाव दिया, जैसे विश्वविद्यालय की शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा है, इन सब पर इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसके कारण भारतीय शिक्षा में इस सैडलर आयोग को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम आइए देखते हैं कि आयोग की जो सिफारिशें हैं, आयोग का जो सुझाव है वह क्या है। आयोग अपने अधिकार से आगे बढ़कर काम किया, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयोग को सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय का ही कार्य प्रणाली देखना था या उनमें सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना था, परंतु
तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में उन्होंने लगभग भारत में जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सब का अध्ययन कर लिए और उन सब में जो समस्याएं थी उनसे संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी इसके लिए तो वह था कि इसने सिर्फ उच्च शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा या सिर्फ माध्यमिक शिक्षा या सिर्फ औद्योगिक शिक्षा किसी एक के बारे में नहीं विचार प्रस्तुत किया, सुझाव प्रस्तुत किया, जबकि ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यानी भारत में जो शिक्षा की स्थिति थी उसके सभी कमजोर पक्षों पर अपना सुझाव प्रस्तुत किया। उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा या तथा व्यावसायिक शिक्षा इन तमाम पक्षों पर अपना बृहद सुझाव प्रस्तुत करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए आयोग की सिफारिशों और सुझावों पर एक नज़र डालते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा संबंधी आयोग का क्या सिफारिश था, क्या सुझाव था? रिकमेंडेशन एंड सजेशन ऑफ द कमीशन फॉर मिडिल एजुकेशन। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा की आधारशिला माना है और इस मानते हुए कहा कि जब तक माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त दोषों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक विश्वविद्यालय की शिक्षा में किसी भी प्रकार का सुधार करना संभव नहीं है। तो उन्होंने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में आयोग ने जो है वह कई प्रकार के दोष बताए। आइए हम बारी बारी से एक एक दोषों पर जिक्र करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा का विस्तार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है लेकिन उसका गुणात्मक विकास नहीं हुआ है। कर्जन महोदय ने भी प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास दोनों ही नहीं हुआ है। यहाँ सैडलर महोदय माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं कि विस्तार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ लेकिन गुणात्मक विकास नहीं हुआ। यानी जैसे हम कर्जन महोदय के प्रारंभिक शिक्षा हेतु सुझाव में हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि संख्यात्मक विकास यानी जहाँ बच्चे हैं 10 वहाँ पढ़ने जा रहे हैं 2 यानी 8 बच्चे शिक्षा से वंचित है। तो या फिर उनके पढ़ने के लिए सही मात्रा में स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, तो ये संख्यात्मक दोष हो गया। गुणात्मक कि 100% बच्चे में से मात्र 10 या 20% बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, बाकी अशिक्षा एवं अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। तो ये गुणात्मक विकास नहीं है। ठीक उसी प्रकार सैडलर महोदय ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है लेकिन उसका गुणात्मक विकास नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कहा, आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का दृष्टिकोण जो है संकुचित है क्योंकि इस पर परीक्षाओं का दूषित परिणाम है। यानी परीक्षाओं का दूषित प्रभाव होने से है वह सिर्फ शिक्षा जो है रट्टू हो गई, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए हो गई, ज्ञान उसका कोई आधार नहीं बन सका। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सैडलर महोदय कहते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है वह दोषपूर्ण है और इसमें जीवन उपयोगी विषयों का कोई समावेशन नहीं है। यानी कमीशन ने यह देखा कि भारत में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति थी इसके पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों की उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए जिससे बच्चे अपने आप को जीवन जीने योग्य बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें, स्वावलंबी बना सकें। सिर्फ किताबी बातें और सिर्फ परीक्षा के लिए रटने वाले तथ्यों से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार सैडलर महोदय ने वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष बताते हुए कहा कि इसमें
जीवन उपयोगी विषयों की कमी है और उसका समावेशन किया जाए। आयोग ने यह भी कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में जो आवश्यक शिक्षण सामग्री है वह नहीं है और इन माध्यमिक विद्यालयों में उपयोगी साधनों का भी अभाव है। इसलिए इन विद्यालयों में शिक्षा का जो कार्य है वह संभवतः व्यवस्थित रूप से संपादित नहीं हो पाता है। यानी आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सामग्री एवं उपयोगी साधनों का अभाव बताया। और आगे हम देखते हैं कि योग्य और प्रभावशाली शिक्षकों के अभाव के कारण माध्यमिक शिक्षा का स्तर निम्न है और योग्य एवं प्रभावशाली शिक्षकों के अभाव का कारण उनका वेतन बहुत कम होना है। ये सरकार की बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी पहल थी सरकार नहीं आयोग की। उन्होंने सबसे बड़ी जो कमी देखा कि माध्यमिक स्तर पर कोई योग्य शिक्षक ही नहीं है, अगर कोई है तो बहुत कम मात्रा में। और ये कमी का जो सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कारण था वह अर्थ था। अर्थ यानी शिक्षकों का वेतन बहुत कम था और कम वेतन पर कोई भी योग्य व्यक्ति कार्य करना संभवतः अपने आप को नहीं समझता है अनुकूल। अब तो ये रहे माध्यमिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि इतनी सारी कमियां हैं। अब इन सबों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा और सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय से इंटर कक्षाओं को समाप्त कर दिया जाए और अलग से इंटर कॉलेजों की स्थापना की जाए, जो आज भी हम अपने ढांचे में कई जगह देख लेते हैं। विश्वविद्यालयों में इंटर पास विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। ये सभी आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा को सफलता प्रदान करने के लिए। बीए का कोर्स 3 साल का कर दिया जाए, यानी बीए का कोर्स 3 साल के कर दिए जाने से उच्च शिक्षा में जो है वह गुणात्मक विकास होगा। इंटर कॉलेजों में कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान की जाए। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। इस परिषद को हाई स्कूल तथा इंटर कॉलेजों के निरीक्षण और नियंत्रण का कार्य सौंपा जाए। ये वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है वह हाई स्कूल तथा अभी तो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के निरीक्षण के लिए अलग अलग विभाग है, इंटर काउंसिल है और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है। लेकिन सैडलर महोदय ने कहा कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए और इस परिषद को हाई स्कूल तथा इंटर कॉलेजों के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए कार्य सौंपा जाए। आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद को शिक्षा विभाग के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। इसके प्रबंधन में सरकार, विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज तथा हाई स्कूल के प्रतिनिधि हों। यानी जो मैनेजमेंट बने उसमें सरकार के भी लोग हों, विश्वविद्यालय से भी लोग हों, इंटर कॉलेज से भी हों और हाई स्कूल से भी हों, ताकि उचित प्रबंधन जो है वही किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को समुचित आकार प्रदान कर सकती है। तो इसके बाद माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुधारों में आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रबंध समिति के 16 या 17 सदस्यों में कम से कम 3 हिंदू और 3 मुसलमान सदस्य अवश्य लिए जाएं। यही जो अंग्रेजों की नीति थी ना, भारतीयों को तोड़ने, जोड़ने, तितर बितर करने में
काफ़ी प्रभावी रहीं। 3 हिंदू, 3 मुस्लिम, फलाना इत्यादि इत्यादि। हम कह सकते हैं कि जो योग्य हो, जिनको लगे कि रखना चाहिए था, उनको रखना चाहिए था। इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए। भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाने से क्या होता है कि बच्चों का जो विकास है बहुत ही उचित ढंग से होगा। इसलिए आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट स्तर तक जो इनके शिक्षा देने का माध्यम हो वह भारतीय भाषाएं ही हो। आगे उस सैडलर आयोग ने कहा, सुझाव दिया, सुझाव तो दूसरों को निकाल कर दिया और कहा कि माध्यमिक शिक्षा के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आर्थिक सहायता देने की समुचित व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा ही हो, बिना अर्थ के उसका कोई स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता था। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया उन्होंने कि अगर आप भारत में शिक्षा की व्यवस्था कुशल चाहते हैं तो सबसे पहले आर्थिक सहायता की समुचित व्यवस्था कीजिए और इंटरमीडिएट कक्षाओं में छात्रों की संख्या इतनी रखी जाए जिससे वे एक दूसरे के निकट संपर्क में आ सकें। यानी आज जो हम तमाम शिक्षा आयोगों और नीतियों या फिर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, शिक्षा के अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए जो हम बात करते हैं, ये सैडलर महोदय का ही कंसेप्ट है। उस समय भी हम देख रहे हैं कि वे कक्षाओं में छात्रों की बढ़ोतरी पर स्पष्ट रूप से सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो वहाँ जो पाठ्यक्रम है उनमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए जिससे शिक्षा जो है सुरुचिपूर्ण बने और बच्चे जो हैं उसको सहजता से ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। जो बच्चे सुदूर देहात में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, वे आने और जाने के कारण, अधिक दूरी होने के कारण शिक्षा पर अपना दिमाग जो है केंद्रित नहीं कर पाते हैं, फिर या पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे वह वंचित रह जाते हैं। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए जिससे घर और विद्यालय की दूरी या आने जाने संबंधी जो समस्या है वह शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधा नहीं बने। ये तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित एक कॉमन सुझाव था, सबके लिए था। लेकिन एक्चुअली कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या उसका दूसरा नाम कहें सैडलर आयोग या हम कहें सैडलर आयोग 1917, उसका दूसरा नाम कहें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, प्रारंभ में ही हम बता चुके हैं कि इस आयोग का गठन भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली का जांच करने के लिए, समस्याओं के सुधार के लिए गठन हुआ था। परंतु इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े और लगभग इसी क्रम में उन्हें तुलनात्मक अध्ययन करते करते भारत में जो तमाम विश्वविद्यालय थे सबका उन्होंने अवलोकन किया और सब विद्यालयों से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। लेकिन अब हम देखेंगे कि सैडलर महोदय का कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित क्या सुझाव था, क्या सिफारिश थी। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जब समस्याओं का अध्ययन करता है तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र इतना बढ़ गया है
कि इससे जो संबद्ध कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि विश्वविद्यालय उनका समुचित प्रबंध नहीं कर पा रहा है, व्यवस्थित प्रबंध करने में असमर्थ है। अतः इस समस्या को हल करने के लिए भी आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और एक-एक करके हम आइए देखते हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि कलकत्ता नगर के कॉलेजों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वे एक शिक्षण विद्यालय का रूप ले सकें। यानी जितने भी कॉलेज हैं उनको विद्यालय के रूप में वो काम करें। ये नहीं कि बच्चे की संख्या कितनी है, कहाँ है, क्या है, यानी सब एक निश्चित सीमा के अंदर तय कर दिया जाना चाहिए जिससे कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चल सके। कलकत्ता नगर के आसपास के कॉलेजों का गठन भी इस प्रकार किया जाए कि कुछ स्थलों पर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दायरा बढ़ चुका था, जिससे संभालने में विश्वविद्यालय असमर्थ था। तो इस हेतु उन्होंने कहा कि कई शिक्षण कॉलेज जो हैं इनको संगठित करके एक शिक्षण विद्यालय के रूप में निर्मित कर दिया जाए और कई स्थानों पर विश्वविद्यालय खोलने की बात इन्होंने कही, विश्वविद्यालय की अनुशंसा की इन्होंने, ताकि जो इतनी बड़ी लचर-पचर व्यवस्था हो गई है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में भली-भांति संभाला जा सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि ढाका में शीघ्र ही एक सावास शिक्षण विद्यालय की स्थापना की जाए और सैडलर आयोग का गठन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं के अवलोकन या फिर अध्ययन या फिर निदान के लिए किया गया था, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने भारत के अन्य विद्यालयों का भी ऑब्जर्वेशन किया। तो आइए हम देखते हैं कि सैडलर आयोग जो है वह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में क्या सुझाव प्रस्तुत करता है। तो आयोग ने अनुभव किया कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। विश्वविद्यालय प्रत्यक्षतः तो सरकार के नियंत्रण में है, वे स्वयं न कुछ निर्णय ले सकते हैं और न ही कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह भी देखा गया कि विश्वविद्यालय की जो यह स्थिति है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इससे कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। तो विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन और संगठन में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। इस हेतु आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, संगठन और कार्यों के विषय में भी कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। आइए उन सुझावों को हम बारी-बारी क्रम से देखते हैं। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों पर सरकार के कठोर नियंत्रण को कम किया जाए और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आज़ादी या छूट दी जाए। यानी सरकार के नियंत्रण में बंधे होने के कारण ये जो विश्वविद्यालय थे अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, जिससे इनका जो कार्य प्रणाली था वह व्यवस्थित नहीं हो पाता था, संगठित नहीं हो पाता था। विश्वविद्यालय के प्रशासन के नियम सरल बनाए जाए। इसी क्रम में आयोग भारतीय अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में कहता है कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उन्हें अधिक अधिकार दे दिए जाएं। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी समिति की स्थापना की जाए।
आयोग ने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और अध्ययन बोर्ड की स्थापना की जाए, यानी विभिन्न विभाग मतलब फैकल्टीज और बोर्ड ऑफ स्टडीज की स्थापना की जाए, जिससे जो है शिक्षा संबंधित कार्य प्रणाली चुस्त एवं दुरुस्त रहे। अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित आयोग ने सुझाव दिया कि प्रोफेसरों व रीडरों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा किया जाए, जिससे शिक्षा जिसमें जो समिति जो है उसके अंतर्गत शिक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनको रखा जाए और इन्हीं शिक्षा विशेषज्ञों की अनुशंसाओं पर इन शिक्षकों की, इन रीडरों की नियुक्ति की जाए। विश्वविद्यालयों में वैतनिक उप कुलपति नियुक्त किए जाए, यानी जो वाइस चांसलर हैं वो तो वैतनिक थे ही, जो प्रति कुलपति थे वे शायद अवैतनिक थे। तो उस सैडलर आयोग ने सबसे पहले व्याख्या की, इसकी सुझाव दी कि उप कुलपति का जो ज्वाइनिंग है वैतनिक किया जाए। इंटरमीडिएट के बाद बीए का कोर्स 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष का किया जाए और योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए पास कोर्स के अतिरिक्त ऑनर्स कोर्स की भी व्यवस्था की जाए, यानी जो हम वर्तमान में पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स करते हैं वह सब अंग्रेजों का ही दिया जा रहा है। तो विश्वविद्यालयों में कला, वाणिज्य, अध्यापन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, कृषि आदि की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी अन्य विषयों के अलावे इन तमाम विषय जैसे हो गया कला, वाणिज्य, अध्यापन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, कृषि इत्यादि उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, जिससे इन क्षेत्रों में भी भारतीय युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और यहाँ भी अपना वो धाक जमाएं, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। विश्वविद्यालय में ट्यूटोरियल तथा शोध कार्य के संगठन पर ध्यान दिया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाए, यानी फिजिकल एजुकेशन से बच्चे जो हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो पाएगा। भारत में रहने वाले युवा जो हैं वो स्वस्थ होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी कार्य प्रणाली सही रहेगी। भारत में शिक्षा के दृष्टि से मुसलमान पिछड़ी हुई अवस्था में है, अतएव मुसलमान विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं देकर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभिन्न विद्यालयों में तालमेल बैठाए रखने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना किए जाए। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर उनका कार्यभार कम किया जाए और विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी, संस्कृत के अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की जाएं। इससे क्या होगा कि भारत में जो उनकी अपनी भाषा है, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये उनमें भी अपने साहित्य का विकास कर सके, उनमें भी शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने
सभ्यता, संस्कृति एवं धरोहर को बचाए रखें। ऐसी मानसा बहुत बाद में भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजों ने डाला, नहीं तो प्रारंभ में वे भारतीय साहित्य को नष्ट कर देना चाहते थे। विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोले जाने चाहिए। इंटरमीडिएट और स्नातक के पाठ्यक्रम में शिक्षा को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। हम आज तक देखें कि शिक्षा विभाग कई यूनिवर्सिटी में अभी भी नहीं है भारत में। तो ये सैडलर के समय की ही संकल्पना है कि भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की अलग से व्यवस्था की जाए। आइए देखते हैं हम कि आयोग ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए हैं। तो आयोग ने भारतीयों के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया और उन्होंने इस संबंध में कहा कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया जाए। इंटर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यवसाय की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इस हेतु छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए परीक्षा की उचित व्यवस्था की जाए और सफल परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र एवं उपाधियां दी जाए, जिससे क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा औद्योगिक शिक्षा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा और वे अपने हुनर का आजमाइश इस क्षेत्र में भी भली भांति कर सकेंगे। तो आयोग ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण बातों का सुझाव दिया। आइए अब हम देखते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सिफारिशें एवं सुझाव क्या थी सैडलर आयोग के। शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में सैडलर आयोग ने अनुभव किया कि देश में जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें जो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, इस अभाव को, इन प्रशिक्षित शिक्षकों का जो अभाव है उसको दूर करने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किया आयोग ने। तो आयोग ने कहा कि कलकत्ता तथा ढाका विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। बीए तथा इंटर कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है तो इनमें एक शिक्षा के विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए, यानी एजुकेशन को भी सब्जेक्ट बनाया जाए और शिक्षा को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ावा दिया जाए। इस हेतु शिक्षकों को बहुतायत मात्रा में प्रशिक्षित किया जाए। इन तमाम बातों के साथ उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव दिए। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कि आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। आयोग ने स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बल देते हुए कहा कि जहां बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय न हो, वैसे क्षेत्रों में बालकों के साथ ही पढ़ने दिया जाए, परंतु अगर जिस क्षेत्र में बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था हो तो उन्हें अलग ही पढ़ने की व्यवस्था किया जाए। इस प्रकार उन्होंने सहशिक्षा एवं सेपरेट शिक्षा दोनों को ही बढ़ावा दिया। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा के लिए विशिष्ट बोर्ड की स्थापना की जाए। स्पेशल बोर्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन की स्थापना की जाए। यह बोर्ड स्त्रियों के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण करे। 15 या 16 वर्ष की आयु की बालिकाएं यदि बालकों के साथ अध्ययन करना नहीं चाहती हैं तो उनके लिए पर्दा स्कूल की व्यवस्था की जाए।
स्त्रियों के लिए चिकित्सा कोर्स की व्यवस्था की जाए, यानी गायकोनोलॉजिस्ट बन सके वे। स्त्रियों के लिए अध्यापन प्रशिक्षण की विशेष प्रबंध किए जाएं, यानी उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, क्योंकि वो प्रशिक्षित महिला शिक्षक के रूप में विद्यालयों में अपना योगदान दे सके। सैडलर आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, उन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सैडलर आयोग का जो सुझाव था, उसके अवलोकन के पश्चात अब हम इस आयोग का मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि जो सैडलर आयोग जो है, कई पक्षों के साथ वह भारतीय शिक्षा के लिए बेहतर था और कई पक्षों के साथ वह भारतीय शिक्षा के लिए दोषपूर्ण था। सबसे पहले हम आयोग के गुण के बारे में देखेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई, तो आयोग के सिफारिश के कारण ही भारत में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जो स्तर है वह ऊंचा हुआ और विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संस्थाएं न रहकर अध्यापन और अनुसंधान के केंद्र बन गए। यानी हम कह सकते हैं कि सैडलर महोदय की अनुशंसा एवं सिफारिश के कारण ही भारतीय विश्वविद्यालय रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए और अंधाधुंध रिसर्च प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण कम हुआ और उनके प्रशासन में बहुत सुधार हुआ। विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन में शिक्षकों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया, जिससे भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा जो थी काफ़ी सरल एवं लचीली हो गई और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए आयोग ने शिक्षा परिषद, अध्ययन बोर्ड और फैकल्टीज आदि की स्थापना पर बल दिया। डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में हम यह देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आयोग ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया जिन्होंने उस समय के विश्वविद्यालयों में नए आधार पर संशोधन किए, साथ ही भविष्य में विश्वविद्यालयों के लिए भी आदर्श किया। यानी सैडलर महोदय का जो सुझाव था, सैडलर आयोग का जो सुझाव था, भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कई अपने महत्वपूर्ण कार्यों के बदौलत यह शिक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करता है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की और यह बात कहकर विश्वविद्यालयों के भार को हल्का करने का सुझाव दिया, जिससे विश्वविद्यालय अपना अधिक से अधिक ध्यान उच्च शिक्षा की समस्याओं की ओर दे सके। यानी हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का जो नियंत्रण है वह विश्वविद्यालय से हट गया, तो विश्वविद्यालय का बोझ कम हो गया और कार्य प्रणाली में निखार हुआ। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था का सुझाव देकर आयोग ने उनके सर्वांगीण विकास पर बल दिया और यह कार्य विशिष्ट भी था और उत्तम भी था। अंतर विद्यालय बोर्ड की स्थापना का आयोग का सुझाव अत्यंत मूल्यवान था। इससे विश्वविद्यालयों को एक दूसरे की समस्याओं तथा शिक्षा संबंधी विषयों पर सामूहिक रूप से विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ और
सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए जो अ, विद्यार्थी जो पढ़ते थे उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा का जो सुझाव दिया, इससे विश्वविद्यालय शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाया गया, जिससे भारतीय युवा आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हुए, स्वावलंबी बनने की क्षमता उनके अंदर जागृत हुई। तो यह भी सुझाव भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आयोग का सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अनेक माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए, क्योंकि सैडलर महोदय का कहना था कि अगर हम विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा। जब तक ये माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होती है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा चुस्त नहीं। सैडलर आयोग के सुझावों के बाद ही भारत में इंटरमीडिएट कॉलेजों की जो संख्या थी उसमें भारी बढ़ोतरी हुई। तो इस मायने में भी सैडलर आयोग भारतीय शिक्षा के लिए विशिष्ट साबित हुआ। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने से शिक्षा का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। तो इससे भारतीय तो शिक्षित हुए ही, वे अपनी भाषाओं का संरक्षण भी कर पाए। तो इस हेतु भी सैडलर आयोग भारतीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। शारीरिक शिक्षा विभागों की स्थापना और शारीरिक शिक्षा संचालकों की नियुक्ति के सुझाव द्वारा आयोग ने विद्यार्थियों के शारीरिक हित को पहली बार लोगों के सामने आया। यानी सैडलर कमीशन की ये जो अनुशंसा थी, ये तो भारतीय विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उत्तम थी, लेकिन साथ ही ऐसी विशिष्ट सोच का आयोजन पहली बार हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति, ये विशिष्ट सुझाव थे। तो ये इस कारण भी भारतीय सैडलर आयोग जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र विषय को सम्मिलित करने का आयोग ने अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया। आयोग ने पहली बार शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही, शिक्षा को विषय बनाने की बात कही, जो अत्यंत सराहनीय था। आइए हम इसी क्रम में आयोग के दोषों का मूल्यांकन करते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा पर से सरकार का नियंत्रण हटाकर बोर्ड का नियंत्रण स्थापित करना समय के अनुकूल नहीं था। डॉक्टर जियाउद्दीन के अनुसार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को बोर्ड के नियंत्रण में देने का सुझाव ठीक नहीं दिया। उसके बाद इसने जो कार्य किया कि अलग इंटर कॉलेजों की स्थापना का परीक्षण बहुत महंगा सिद्ध हुआ। ये विश्वविद्यालय से हटाए गए, तो इसके कारण इसकी स्थापना का खर्च बोझिल हो गया। भारत जैसे गरीब देश के लिए आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। चार्जेबल हो तो उपयुक्त बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन हम अपव्यय एवं अवरोधन की बात करें, जिसमें बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने में विश्वविद्यालय और घर की दूरी और आने जाने वाला साधन एवं समय, ये बातें अगर बाधा बनती हैं, तो फिर इंटर कॉलेजों की स्थापना आवासीय अगर हो तो ये सही कदम था। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत
बहुत गरीब था और इसके लिए ये गरीब विद्यार्थी कोई शुल्क नहीं भर सकते थे। इसलिए ये जो पहल था आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, वह निहायत ही गरीब भारत देश के लिए उपयुक्त साबित नहीं। अब हम देखेंगे कि इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों के आधार पर भारत के विश्वविद्यालयों का संगठन करना पूर्ण रूप से अव्यावहारिक था, इसलिए कि वहाँ का कल्चर कुछ और था, यहाँ का कल्चर कुछ और था। यानी हम 100% कलकत्ता लंदन विश्वविद्यालय का अनुसरण करें तो शायद भारत में ये बातें लागू नहीं हो पाती। और इस सिद्धांत पर ये जो इंग्लैंड के आधार पर भारत के विश्वविद्यालयों का संगठन करने का जो तरीका था, ये संगठन करने का जो बात था, ये निराधार था। तो हम इसी क्रम में देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूलों की स्थापना नहीं की जा सकती। जब स्कूल ही है तो पर्दा क्या, और जब स्कूल में जब हम पहुंच गए तो पर्दे की कोई अहमियत नहीं है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सही नहीं था। विश्वविद्यालयों में पर्दा नशीन बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था मात्र 2-3 विश्वविद्यालयों में ही की जा सकी। इससे भी क्या हुआ, ये जो सुझाव हुआ वह मात्र चोचला बनकर रह गया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों को की अलग अलग संख्या निश्चित कर शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। योग्यता को बढ़ावा दीजिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर किसी बोर्ड में, किसी परिषद में लोगों की नियुक्ति की जानी है तो चाहे वो हिंदू योग्य है तो उसको डालिए, मुसलमान योग्य है तो उसको डालिए। 3-3 ऐसे विभाजन और संख्यात्मक दृष्टिकोण जो था ये बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं था। तो वैसे भी इस अनुपयुक्तता की क्या बात करें हम, अंग्रेजों की तो यही नीति ही थी, भारत में फूट डालो और शासन करो, और फूट का ऐसा बीज बोया जो आज तक समाप्त नहीं हुआ है। तो ये पूरा हम आयोग का सुझाव देख लिए, प्रस्ताव देख लिए, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या बात कही, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के लिए क्या बात कही, स्त्री शिक्षा के लिए क्या बात कही, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव प्राप्त किए। उसके उपरांत हमने सैडलर आयोग का मूल्यांकन भी किया। अब अगर हम तमाम पक्षों का अवलोकन करते हैं तो इस आयोग में कुछ दोषों के होते हुए भी आयोग का कार्य महत्वपूर्ण माना जाएगा और इसका जो स्वरूप था वह अत्यंत सराहनीय था। तो आयोग ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। जैसे शारीरिक शिक्षा के लिए विभाग की स्थापना करना, शिक्षा को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करना, ये सब नया युग था, ये सब नई बातें थी। तो इन बातों का समावेशन निश्चित जो था नए युग का सूत्रपात कर रहा था। इसके फलस्वरूप भारत में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और पुराने विश्वविद्यालय के जो अवांछनीय गुण थे, अवांछनीय दोष थे, उन सब में हेरफेर किया गया, सब हटाया गया और इन दोषों से मुक्त करके पुराने विश्वविद्यालयों को व्यापक रूप से उनमें सुधार किया गया। नरूला और नायक
दो महत्वपूर्ण विद्वान हैं हमारे सामने, दो प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा कि आयोग के प्रतिवेदन का भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ा। तो सैडलर महोदय या उनके जितने भी सहयोगी सदस्य थे, सैडलर आयोग का गठन ही हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय के गतिविधियों की मूल्यांकन के लिए, जांच के लिए, देखरेख के लिए। तो निश्चित तौर पर उन्हें तुलनात्मक अध्ययन इस कार्य में सुविधा के लिए सैडलर आयोग को तुलनात्मक अध्ययन का भी छूट दिया गया, जिसके कारण उन्होंने भारत में जितने भी विश्वविद्यालय थे उनका वे अध्ययन कर लिए और सभी में क्या कमियां थी उन सभी से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किया और उस सुझाव पर सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाई और सबका कायाकल्प किया गया। इस हेतु क्या हुआ कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास बहुत ही व्यवस्थित रूप से हुआ। इसीलिए नरूला वनायक ने कहा कि भारत में विश्वविद्यालय की शिक्षा पर सैडलर आयोग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।